नमस्कार, नंदिता एकांकी, हम नोएडा उत्तर प्रदेश से आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हाजिर हैं मंटो के अफसाने, नई सदी की प्रस्तुति। और ये धर्म बारिया जी ने इसको संपादित किया है। ये नई सदी बुक हाउस, हमारे ख्याल से ये गाज़ियाबाद का ही है। तो कहानी का शीर्षक है, इसके पहले हमने एक कहानी पढ़ी थी शादात हसन मंटो के बारे में। जो भी कहा जाए, कहानियाँ इनकी रियलिस्टिक और यथार्थ को लेकर चलने वाली कहानियाँ होती हैं, सरकंडों के पीछे। और दूसरी कहानी का शीर्षक है ठंडा गोश्त। तो कभी कभी कहानियों को जब आप पढ़ने लगिए या कहानियों को जब आप साथ करने लगिए तो आपकी कई बार रोया खड़ा हो जाता है, क्योंकि इतना दर्द, इतनी पीड़ा और कहानी के पात्रों के साथ आप जब डूबने लगते हैं तो आपको एहसास खुद हो जाएगा। तो चलिए कहानी को सुनने का मन बनाते हैं। कहानी का शीर्षक है ठंडा गोश्त और कहानी के राइटर हैं शादात हसन मंटो साहब। ईश्वर सिंह ज्यों ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी। उसने अपनी तेज आंखों से उसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की सिटकनी बंद कर दी। उस समय रात के 12 बज चुके थे। शहर का वातावरण अजीबोगरीब खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर अलथी पालथी मार कर बैठ गए। ईश्वर सिंह जो शायद अपने समस्यापूर्ण विचारों के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में किरपान लेकर उस कोने में खड़ा था। कुछ क्षण इसी तरह खामोशी बीत गई। कुलवंत कौर को थोड़ी देर बाद आसन पसंद आया और दोनों टांगे पलंग के नीचे लटक कर उन्हें हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ ना बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले थुलथुल वाला शरीर, कुछ ज़्यादा ही मोटापा शरीर पर था। तेज आंखें, ऊपरी ओंठ पर सुरमई गुबार। टोड़ी की बनावट से पता चलता था वो बड़े धड़ल्ली की औरत है। ईश्वर सिंह सिर नीचा किए कोने में चुपचाप खड़ा था। सिर पर उसकर कसकर बंधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ में जो किरपान थामी थी उसमें थोड़ी थोड़ी कंपन थी। उसके आकार, प्रकार और रीढ़ रोज से पता चलता था कि कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए सबसे उपयुक्त मर्द है। कुछ क्षण इसी तरह खामोशी में बीत गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज आंखों को नचाकर सिर्फ इस कदर कह सके, ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताव न खाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, लेकिन फौरन ही उसकी आवाज़ भींच ली और पलंग से उठकर एक तरफ होती बोली, कहाँ गायब रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई मायवा जवाब है? ईश्वर सिंह ने किरपान एक तरफ फेंक दिया और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था जैसे वो कई दिनों से बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा। अब ईश्वर सिंह के प्रेम से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी की भावना पैदा हो गई। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से कहा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। फिर वहाँ से निगाह हटाकर उसने कुलवंत कौर के परिचित चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज़ में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने ऊपरी होंठों पर आ गई। हाँ जानी, कहकर वो अपने दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी और कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा और अपने आप से कहा, इस कुड़ी का दिमाग खराब है। झटका देने से उसके बाल बिखर गए थे। कुलवंत कौर उंगलियों में उन्हें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसे बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सिया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बूढ़े की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर कर देखा, फौरन दोनों हाथों से उसको गले लगाते हुए कहा, कसम वाहे गुरु की, बड़ी ही सीरत वाली औरत हो। बूढ़े की माँ के घर? ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर कर देखा और फौरन कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह को एक तरफ झटक दिया। तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे क्या? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम शहर गए थे और तुमने बहुत से रुपए लूटे हैं जो मुझसे छिपा रहे हो। वो अपने तुम बाप का तुख ना हो जो तुमसे झूठ बोले।
कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरी भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता उस रात तुम्हें क्या हुआ था। अच्छे भले मेरे साथ थे, तुमने मुझे तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी बलाएं ले रहे थे, पर न जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े उठाकर चल दिए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने ये तब्दीली देखते ही कहा, देखो कैसे रंग पीला पड़ गया है। ईश्वरिया, कसम वाहे गुरु की, जरूर दाल में कुछ काला है। मेरी जान कसम कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज़ बेचैन थी। कुलवंत कौर का स्वभाव और ज़्यादा मजबूत हो गया। ऊपरी होंठ भींचकर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ईश्वरिया, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज़ पहले थे। ईशर सिंह एकदम उठकर बैठ गया, जैसे किसी ने उस पर हमला कर दिया हो। कुलवंत कौर ने अपनी मजबूत बाजुओं में समेटकर पूरी ताकत के साथ उसे झकझोर डाला। जानी मैं वही हूँ, घुट घुट पा जाफियाँ, तेरी निकले हड्डी दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई बाधा नहीं दी, लेकिन ये शिकायत करते रही, तुम्हें उस रात क्या हुआ था? बुरे की माँ का वो हो गया था, बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं? मुझे अपने हाथों से जलाओ, मगर झूठ बोलो। ईशर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और दोनों हंसने लगे। ईशर सिंह और कुलवंत कौर की बातचीत चलती रही। आ जानी, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के होठों पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफा हो। ईशर सिंह ने उसके भरे हुए हाथों को खींचते हुए कहा, ना कर ईश्वरिया, मेरे दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़कर कहा, चल खेलते हैं एक बार। कुलवंत कौर के होठ कपकपाने लगे। ईशर सिंह ने दोनों हाथों से उसको पकड़ा और कहा, तुझे वाहे गुरु की कसम है और तू एक बार ताश खेल मेरे साथ। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए धब्बों को कहने लगी, बड़ा बेवकूफ़ है तू ईश्वरिया। ईश्वरिया अपनी काली मूंछों में मुस्कुराया, होने दे आज जालिम, ये कहकर और उसने उसको ज़बरदस्ती बैठा लिया। खैर, गैर ज़रूरी बात के बीच में उसने तंग आकर कहा, ईश्वरिया, काफ़ी फैट चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईश्वरिया के हाथ जैसे ताश की सारी गड्डी से नीचे फिसल गए। हाँफता हुआ कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर पसीने की लेप होने लगी। कुलवंत कौर ने बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। मुंह से कहे बगैर होता रहा, लेकिन कुलवंत कौर उसको समझ नहीं पा रही थी। वो झल्लाकर पलंग से उतर गई और सामने चादर पड़ी थी, उसको उतार कर जल्दी से उड़ा और नथनों फुलाकर बिफरते हुए लहजे में कहा, ईश्वरिया, ये कौन है जो तू जिसके पास रह कर आता है? ईश्वरिया पलंग पर लेट हाँफता रहा, उसका कोई जवाब नहीं था। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी, मैं पूछती हूँ, कौन है वो कौन है उल्फती? कौन है वो चोर पत्ता? ईशर सिंह थके हुए लहजे में बोला, कोई नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने हाथों को कमर पर रखते हुए कहा, खा वाहे गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं है? ईशर सिंह कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। कसम खाने से पहले सोच ले, मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, तक्का बोटी कर दूंगी, मगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाहे गुरु जी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने बड़े दुख से सिर हिलाया और उसने कहा, हाँ। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। उसने कोने से तिरपाल उठाई, मयान को केले के छिलके की तरफ उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिया। आन की शान में लहू के फव्वारे फूट पड़े। कुलवंत कौर इससे भी तसल्ली नहीं हुई। वो वहशी बिल्लियों की तरह ईशर सिंह के बाल नोचने शुरू कर दी, साथ ही साथ नामालूम सौत को कितनी गालियाँ देती रही। ईशर सिंह ने थोड़ी देर बाद दुबली आवाज़ में विनती की, जाने दे कुलवंत, अब जाने भी दी। आवाज़ में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशर सिंह के गले से अड़ाकर उसकी मूँछों पर गिर रहा था। उसने कांपते होठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से बोला, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर की ईर्ष्या फिर भड़की, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईशर सिंह की जुबान तक पहुँच गई। तब उसने स्वाद चखा तो उसके बदन में झुझुरी सी दौड़ गई। और मैं 5 या 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ इसी किरपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो?
ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थी, हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई। उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली ना दे। कुलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो कौन है। ईश्वर सिंह के गले में आवाज़ रुक गई, बताता हूँ, वो कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। जीता जागता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माया भी एक अजीब चीज़ है। कुलवंत कौर उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। ईश्वर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लही बोली मूँछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब की ही बात कर रहा हूँ। गला चिरा हुआ मायवा मेरा, अब धीरे धीरे ये सारी बात बताऊँगा। अब वो बताने लगा। उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। संसार में कुड़ी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची थी, सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते, रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वे मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईश्वर सिंह के घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात। ईश्वर सिंह ने जमे हुए लहू को फूंक के जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से, जिससे तूने मुझे छोड़। सुन, एक लड़की बहुत सुंदर थी, उसे उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोशी से सुनते रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूँछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी, मैं उसे मार डालता, पर मैंने कहा नहीं ईश्वर सिंह, कुलवंत कौर के साथ तो रह रहा है, ले ये मेवा भी चक्कर दे। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था, हाँ, नहर की पट्टी के पास झाड़ियों के तले मैंने उसे लिटा दिया। ये कहते ही ईश्वर सिंह की जवान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निकल कर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ। ईश्वर सिंह ने हलक से मुश्किल शब्द निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झिझोड़ा, फिर क्या हुआ। ईश्वर सिंह ने अपनी बंद आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। अब वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। बहुत कहानियाँ रियलिस्टिक कहें या यथार्थ से, या उस समय ऐसी कहानियाँ लिखी जाती थी। लेकिन चलिए, आज कहानी सब ख़त्म हुई और अगली ही जल्दी ही नई कहानियों के साथ एक सीरीज़ है शहादत मंटो साहब की, तो अगली कहानी के साथ फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।